अगर आप युद्ध में जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से शस्त्र अस्त्र हमारे पास होने चाहिए। एक दिन में ही आईएएस पीएस बनने का सपने मत देखिए, क्योंकि एक दिन में किसी का होता नहीं है। आपको कम से कम 1 साल की बेसिक तैयारी आपकी होनी ही चाहिए। जो मेहनत मैंने की पुलिस नौकरी में रहने के दौरान और कैसे मैं डिप्टी कलेक्टर बना, वो आप सीख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जब आप वो ऐसी सिचुएशन आपके सामने होती है कि आपको लगता है कि आप छोड़ दे तैयारी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं गिरा और ऐसा गिरा कि 2-3-4 महीने लग गए मुझे उठते हुए, लेकिन मैं उठा और उठ के फिर मैं सीधा आपके सामने डिप्टी कलेक्टर खड़ा हूँ। मेरे फेसबुक पे 400 फ्रेंड थे रिजल्ट आने से पहले, आज मेरे 3000 फ्रेंड हैं। तो ये होता है समाज का नजरिया आपके प्रति कैसे बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले का निवासी हूँ। मेरा गांव का नाम सिमराय है। आज मैं आपके सामने अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ। मैंने यूपी पीसीएस 2023 में 20वीं रैंक के साथ मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ है। तो मेरी जो बेसिक शिक्षा हुई है वो मेरे गृह जनपद बाराबंकी से हुई है। 2014 में मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपनी मेरे गृह जनपद बाराबंकी से की। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से मैंने अपना स्नातक स्नातक में मैंने बीए किया है। बीए में मेरे हिस्ट्री और लोक प्रशासन मेरा सब्जेक्ट था। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल 2018 में हो गया। 2018 में नौकरी करते हुए समस्याएं होती हैं, तैयारी कैसे जारी रखा जाए, तो मैंने निरंतरता बनाई रखी अपनी तैयारी के दौरान। मैंने यूपी पीसीएस में के मेरे टोटल 5 अटेम्प्ट मैंने दिए, जिसमें से 2019-20 का अटेम्प्ट मेरा सीरियस नहीं था, क्योंकि नौकरी की कुछ बाध्यताएँ होती हैं। अगर सरकार ने आपको नियुक्ति किसी पद पे किया है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारियाँ जुड़ी होती हैं आपके साथ। तो मैं ड्यूटी करता रहा, क्योंकि पुलिस विभाग में ड्यूटियाँ लॉ एंड ऑर्डर की होती हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता है और आपको शुरुआत में आपको काम सीखना भी पड़ता है। तो मेरा ये था कि पहले काम सीख लिया जाए, क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है हर नौकरी की। तो मैं 19-20 में मैं इतना सीरियस नहीं था सिविल सर्विसेज की तरफ। 2020 में जब कोरोना का फेज़ आया तो कई अधिकारीगण थे हमारे, जिसमें हमारे एसपी साहब, सीओ साहब, डीएम साहब और सीडीओ मैम थी एक। तो उनसे एक मोटिवेशन मिला कि लोग कहीं न कहीं अधिकारियों को एक भगवान की नज़र से देखते हैं कि वो हमारे कहीं न कहीं हमारे उद्धारक जैसे हैं। तो हमने कहा कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कुछ न कुछ तो कर ही सकता हूँ अच्छा अपने जीवन में। फिर मैं 2020 से कोरोना के टाइम से मैं ज़्यादा सीरियस हो गया यूपी पीसीएस और यूपीएससी को लेकर। फिर क्या हुआ, कभी-कभी आप मेहनत करते हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पाते हैं, कुछ संयोग आपके पक्ष में नहीं होते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 2020-21 में फिर 2021 और 22 में फिर से प्री फेल कर गया। मेरा 2022 में मैं 1 नंबर से प्री फेल किया और 21 में मैं 3 नंबर से प्री फेल किया। फिर यूपी पीसीएस 23 में क्या हुआ कि पाठ्यक्रम बदल गया। पाठ्यक्रम जब बदल गया तो ऑप्शनल पेपर यूपी पीसीएस से हट गए। यूपी पीसीएस से जब पाठ्यक्रम हटा तो एक प्लेइंग फील्ड हम लोगों के लिए हो गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं शुद्ध हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं। 2018 में मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में एज आ आरक्षी नौकरी ज्वाइन की। फिर 2018 से 19 जनवरी तक मेरी ट्रेनिंग हुई। 2019 ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश में हुई। वहाँ मैंने 5.5 साल लगभग नौकरी की और 2023 तक मैं रिजल्ट आने तक मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद पे कार्यरत रहा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैं नौकरी करते हुए मैंने तैयारी कैसे की? क्योंकि कभी-कभी आपकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप जो चीज़ नहीं चाहते वो करनी पड़ती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी उस समय ऐसी कंडीशन की थी, मुझे नौकरी की ज़रूरत थी और संयोग से मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का मौका भी मिल गया। क्योंकि मेरे पापा एक किसान हैं। तो आप जान रहे हो कि हम 5 भाई-बहन हैं। तो 5 भाई-बहनों में खर्चा चलाना किसानी से थोड़ा मुश्किल होता है और उसी साल मेरी दीदी की शादी भी थी, बड़ी दीदी की मेरी शादी, और वो संयोग ऐसा बना कि 1 हफ्ते में मेरी जॉइनिंग और 1 हफ्ते में दीदी की शादी। तो होता है कि लोअर मिडिल क्लास में अगर नौकरी मिल जाती है तो एक भविष्य का एक हो जाता है कि कम से कम अब मेरा लड़का मेरी ज़िम्मेदारी उठा लेगा। तो मेरे साथ वैसा ही कुछ केस था और मुझे 2018 में नौकरी जॉइन करनी पड़ी। 2018 में नौकरी जॉइन करने के बाद मेरे लिए आसान नहीं था कि मैं अपनी तैयारी को जारी रख पाऊँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1 साल तक मैंने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई इन द सेंस उस स्तर की नहीं की कि मुझे सिविल सर्विसेज़ देना है, क्योंकि उस समय की ज़िम्मेदारियाँ अपनी होती हैं। नौकरी में आपको काम सीखना पड़ता है। फिर 2019 मैंने ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाई करके निकाल दिया। फिर मैंने वही बात बोली कि जब कोरोना का फ़ेज़ आया तो कोरोना के फ़ेज़ में यही हुआ कि जब मैंने अधिकारियों को देखा कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग उनसे काफ़ी खुश हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे भी तैयारी करनी है। फिर 2020-21
जो कोरोना का फर्स्ट वेव सेकंड फेज़ था, उसमें भी मैंने तैयारी स्टार्ट की और मैं सीरियस हुआ 2021 के जो सेकंड वेव कोरोना था कि नहीं अब मुझे करना है। फिर दुर्भाग्य मेरा था कि 2021-22 में मेरा प्री यूपी पीसीएस का नहीं हुआ। फिर मैं 23 में लग गया अच्छे से। 23 में मैंने ये बोला कि इस बार आर या पार। फिर मैंने 23 की तैयारी बहुत अच्छे से की और फिर जैसा कि आपको पता है फिर 23 के ही रिजल्ट में मेरा यूपी पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर में 20वीं रैंक के साथ मेरा चयन हुआ। अब ये है कि जर्नी कितनी आसान थी, आर्थिक परिदृश्य मेरा कैसा था, ड्यूटी के दौरान क्या दिक्कतें होती हैं, तैयारी अगर करने वाला कोई एस्पायरेंट सुन रहा है तो उनका यही संदेश होगा कि आप किसी भी नौकरी में हों, चाहे वो पुलिस विभाग का हो या किसी भी नौकरी में हो, आप पहली बार उस ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहें। क्योंकि सरकार आपको उस ड्यूटी के करने के लिए आपको पैसा दे रही है, आपको वेतन दे रही है, तो उसके प्रति ईमानदार रहते हुए आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं 7-8 घंटे की ड्यूटी करता था। मेरी तैनाती पुलिस लाइन हरदोई में थी। उसके बाद जो भी टाइम मुझे मिलता था, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो मैं उसका सदुपयोग करता था अपने टाइम का। उसका रीज़न ये था कि अगर आपको कुछ बनना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लेट गो करते हैं किसी चीज़ को, तो आप उसी पद पे या उसी ओहदे पे रह जाएँगे, जिस ओहदा आपके लिए नहीं बना है। तो मैंने वही किया कि मुझे क्या होता था जब नौकरी दौरान मैं जब सोचता था कि मेरे दोस्त सब दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं या कोई लखनऊ में तैयारी कर रहा है, तो मेरे अंदर एक वो लैक की भावना आती थी कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने तैयारी जारी रखी। मैंने जितने भी स्टैंडर्ड बुक होती हैं यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी के लिए मैंने सब वो पढ़े और मैं आंसर राइटिंग जो भी होता है, मैंने खूब की कि नहीं सिलेक्शन इस बार होना ही होना है। चीज़ें ये होती हैं ना कि कभी-कभी हम इंसान को ये देखते हैं कि ये सिलेक्ट हो गया, उसके पीछे की कहानी नहीं समझते हैं। तो मेरे पीछे की कहानी यही थी कि मेरा मोटिवेशन मेरा परिवार था कि भाई इनकी स्थिति सुधारनी है क्योंकि मैं 5 भाई-बहन हूँ। मैं 3 मेरी बहनें हैं और मेरा एक छोटा भाई है। तो ज़िम्मेदारी ये थी कि दीदी के बाद मेरा ही नंबर था। तो मुझे पढ़ाई के साथ-साथ उनका भी खर्चा चलाना था, परिवार को भी वो करना था। तो एक मोटिवेशन आता था क्योंकि मैं अपनी बहनों से बहुत बात करता था। मेरा सबसे अच्छे दोस्त मेरी बहनें ही हैं। मैं आपको एक बता दूँ मेरा जो मीडियम था वो हिंदी मीडियम था। कभी-कभी हिंदी मीडियम के छात्र थोड़ा निराशा की स्थिति में होते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि भाषा बैरियर नहीं है, बस ये है कि आपको क्या करना है केवल हिंदी से प्यार नहीं करना है। आपको इंग्लिश भी साथ-साथ में पढ़नी है, जो मैटर इंग्लिश में है उसको आप करते रहिए, आपका हो जाएगा। अब ये है कि जो बीच में मोटिवेशन हमारा वो फँस जाता है, हम नहीं कर पाते हैं कि नहीं हम मोटिवेशन कहाँ से लाएँ? तो मैं यही बोलूँगा कि आपकी जर्नी ना आप अगर लक्ष्य बड़ा देख रहे हैं, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मोटिवेशन कभी-कभी हम क्या करते हैं कि 4 घंटे मोटिवेशन वीडियो देख के, फिर 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर हमें 4 घंटे फिर देखना पड़ता है। कृपया करके आप वो मत करिए। उस आदमी से सीखिए जो जिसने अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव किया है और कोशिश करिए कि उस बैकग्राउंड के लोगों का मोटिवेशन आप लीजिए जो आपके बैकग्राउंड के हैं। क्योंकि कभी-कभी हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम तुलना तो बड़े ऊँचे व्यक्ति से करते हैं और मेहनत उतने उसके 1% भी नहीं करते हैं। तो मैं यही आपसे बोलूँगा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग मोटिवेशन बनाइए और किसी को देख के आप किसी तैयारी में या किसी प्रोफ़ेशन में ना आइए। अपनी क्षमताएँ पहचानिए और आगे बढ़िए। मेरा ये था कि मुझे करना ही करना है। तो मैं कभी-कभी क्या होता था मुझे मेरी जैसे ड्यूटी त्योहार की ड्यूटी है, दिवाली, मुहर्रम, रमज़ान, तो मेरी ड्यूटी कभी-कभी मुझे टाइम मिलता ही नहीं था पढ़ने का। लेकिन मेरा ये था कि नहीं मुझे करना है, तो मैं वीकली टारगेट बनाता था कि मुझे अब ये करना है, करना है। ये चीज़ें मैं करके ही डिप्टी कलेक्टर बना हूँ और आपको एक चीज़ बता दूँ, यूपी के इतिहास में पहला कांस्टेबल जो डायरेक्ट एसडीएम बना है, वो मैं ही हूँ। बाकी पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, तो एक मोटिवेशन आप मुझसे ले सकते हैं, जितना हो सके 1% भी अगर मेरी बातों को मैं प्रभावित कर सकूँ आपको और कल मेरे पुलिस विभाग के कोई भी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर भाई मेरे एक ही बात से अगर सीख लें और कल को मिले मुझसे और ये बोलें कि नहीं आप को मैं सीख के आगे बढ़ा हूँ, तो मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करूँगा उस चीज़ के लिए। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी आर्थिक परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि नहीं हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम कैसे अच्छी-अच्छी कोचिंगों में पढ़ पाएँगे या कैसी बड़ी तैयारी कर पाएँगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने पीसीएम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से की और मैं यूपी बोर्ड से था। मेरे इंटर में 92% नंबर आए। लेकिन फिर वही स्थिति की थी बीटेक करने के लिए उतने पैसे मेरे पिताजी के पास थे नहीं क्योंकि कृषक परिवार की सबसे बड़ी यही मजबूरी होती है कि उनका खर्चा ही नहीं चलता है तो वो बच्चों को इतनी महंगी शिक्षा कैसे दे पाएंगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ग्रेजुएशन करूं, नॉर्मल बीए मैंने किया लखनऊ विश्वविद्यालय से और मैंने वो ही सब्जेक्ट लिए जो सिविल सर्विसेज में जीएस में महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने इतिहास और लोक प्रशासन से अपना बीए कंप्लीट किया 2017 में क्योंकि वो तैयारी में मदद करते हैं।
और मेरा कहीं न कहीं एक ये था कि सिविल सर्विसेज़ की ओर जाना है और लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि 2018 में मुझे यूपी पुलिस में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन मेरे अंदर गट्स थे कि मेरे अंदर क्षमताएँ थी और मैंने अपना मोटिवेशन बनाए रखा। क्योंकि मैंने साढ़े 5 साल लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में एज़ आरक्षी काम किया है। तो एक 5 साल का पंचवर्षीय योजना मेरी मान चली, लेकिन ये था कि उस समय मैंने मोटिवेशन बनाए रखा कि नहीं आपको करना है। और वही मोटिवेशन काम आया और मैं आज आपके सामने एज़ अ डिप्टी कलेक्टर खड़ा हूँ। मेरी सफलता में कई लोगों का साथ मिला है। सबसे पहले भगवान को मैं इस बात के लिए जितना भी थैंक यू बोलूँ कम ही है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ। सबसे उसके बाद मेरा परिवार का साथ, मेरी मम्मी-पापा, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा लोग और मेरी ख़ासकर मेरे भाई-बहन जितने हैं। उसके बाद मेरे दोस्त थे, जो पुलिस विभाग के भी दोस्त हैं और जो भी मेरे क्लास 6 से और ग्रेजुएशन पीजी तक जितने भी दोस्त हैं, उनका साथ मिला। साथ ही साथ कुछ शिक्षक मेरे थे जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, जिसमें मैं अपने इंटरमीडिएट के एक सर हैं आरपी सिंह सर, उनको थैंकफुल बोलूँगा और लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा मैम थी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि उनके वो यही बोलती थी मुझसे कि तुम्हारे अंदर अलग कैलिबर है दीपक, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे जैसे हनुमान जी को सुग्रीव जी ने और जामवंत जी ने वो याद दिलवाई थी अपनी शक्ति, तो डॉक्टर मनीषा जी ने वो काम किया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। फिर क्या हुआ जब कभी-कभी आपको डिमोटिवेशन आता है कि उस टाइम आपके साथ कौन खड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में। तो मैं यही बोलूँगा कि परिवार तो सबके साथ होता ही है। साथ ही में साथ आपके जो मेरा पुलिस परिवार है, मैं पुलिस परिवार को जितना भी थैंकफुल बोल पाऊँ, वो मेरे लिए कम ही है। क्योंकि जितने भी कर्मचारीगण, जितने भी अधिकारीगण मेरे हरदोई जनपद में थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और मैं एक चीज़ ये और बोलूँगा पुलिस परिवार के बारे में और ख़ासकर हरदोई जनपद के जितने भी अधिकारीगण हैं, उनके बारे में कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट से ही कांस्टेबल डिप्टी कलेक्टर बन पाया क्योंकि पुलिस लाइन हरदोई में लाइब्रेरी की व्यवस्था है। पुलिस लाइन मैं सबसे एक गुज़ारिश भी करूँगा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अगर हो सके उनके माध्यम से तो लाइब्रेरी की व्यवस्था अगर हर पुलिस लाइन में हो जाए, तो पुलिसकर्मी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैंने क्या चीज़ फ़ॉलो की जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो रिसोर्सेज़ मैं आपको बताऊँगा जो मैंने फ़ॉलो किया था। मैंने बेसिक किताबें जितनी भी होती हैं, जैसे एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मैंने क्या किया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बैकग्राउंड का था, तो मैंने हिस्ट्री स्किप कर दी थी क्योंकि मैंने नेट जेआरएफ भी मेरा हिस्ट्री से है, तो मैंने वो चीज़ स्किप कर दी थी। दूसरी चीज़ क्या है, लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, तो मैं भी सजेस्ट करूँगा, आप पॉलिटी के लिए वो पढ़ें। बाकी ज्योग्राफ़ी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है और अगर वड़वाल सर की बुक आप पढ़ पाएँ, तो बिल्कुल वो भी मस्ट है। मैं क्या करता था, मैं स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ता था, लेकिन मैं गूगल बहुत करता था। क्योंकि गूगल क्या करता है ना, कभी-कभी किताबें ना कंज़र्वेटिव थिंकिंग वाली होती, कंज़र्वेटिव इन द सेंस कि वो नए एग्ज़ाम्पल नहीं जोड़ती हैं। जब आप उस चीज़ को गूगल करोगे ना, तो नए एग्ज़ाम्पल आपको आ जाएँगे। तो आपको स्टैंडर्ड बुक के साथ-साथ गूगल करना है और जो चीज़ नहीं है, उसे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम्पल के रूप में लिख लेना है। मेरी तैयारी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि मेरा पहली बार में प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को करंट से जोड़ा। जितने भी टॉपिक हैं, अगर कोई भी केस है, मुझे पता है कि जीएस फर्स्ट का है, जीएस सेकंड का है, जीएस थर्ड का है और जीएस 4 का है, तो मैंने उसको जोड़ा। तो तैयारी के दौरान सबसे पहले आप यही करें कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए इन द सेंस कि पढ़ना क्या है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप युद्ध में जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से शस्त्र-अस्त्र हमारे पास होने चाहिए। तो पीवाईक्यू सबसे बड़ा हथियार है, तो आपको सिलेबस और पीवाईक्यू देखना है। एक चीज़ और करिए आप लोग जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, एक दिन में ही आईएएस, पीएस बनने का सपने मत देखिए, क्योंकि एक दिन में किसी का होता नहीं है। आपको कम से कम 1 साल की बेसिक तैयारी आपकी होनी ही चाहिए। तो यही बोलूँगा कि फाउंडेशन आप अच्छे से कर लें। जब आपका फाउंडेशन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, मेंस आंसर राइटिंग करनी है। मैंने क्या किया था, मैंने एग्ज़ाम के दौरान प्री के रिज़ल्ट और मेंस के दौरान मैंने कम से कम 1000 से 1200 लगभग आंसर मैंने लिखे थे और मेरी हाथ की जो उँगली है उसकी हड्डी अभी भी निकली हुई है। उसका रीज़न ये नहीं कि हड्डी निकली है तो इसका मतलब मैंने बहुत लिखा था। बहुत तो लिखा ही था, लेकिन साथ-साथ ये है कि आपको कौन-कौन से मैटर्स उसमें ऐड करने हैं जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाए और खास साथ क्वालिटी भी आंसर में आ जाए। तो मैंने वो चीज़ किया था। तो आप लोग ये कर सकते हैं। मेंस में क्या करिए कि एग्ज़ाम के दौरान कम से कम 30 से 35 टेस्ट आपको लिखना ही लिखना है। मैंने 30 से 35 टेस्ट लिखे थे क्योंकि मैं नौकरी पेशा वाला इंसान था, तो मैं किसी सेंटर पे जाके नहीं लिख पाया था, लेकिन मैं टेस्ट लाता था मार्केट से और उसको खुद से 3 घंटे में लिखता था। मैं कोशिश करता था कि 5 से 7 मिनट पहले ही टेस्ट लिख दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है 2-3 बार साइन करवाए जाते हैं, तो आपका टाइम कंज़्यूम होता है उसमें। तो आप कोशिश करिए सबसे पहले क्या करना है, आंसर राइटिंग सीखनी है कि 7 से 8 मिनट में आंसर लिखें कैसे। आंसर लिखना सीख लीजिए, क्वालिटी देखिए, पहला क्वेश्चन आंसर जब आप लिखोगे अपनी ज़िंदगी में ना, तो सबसे बुरा आंसर पहला ही होता है।
मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, धीरे-धीरे क्वालिटी आती है। वो कहावत नहीं, करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, तो यही होता है कि आप जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है। यूपीएससी, यूपी, पीसीएस जितना भी प्रैक्टिस का गेम है, क्योंकि आईआईटी टॉपर भी यहाँ फेल हो जाते हैं, मैं तो नॉर्मल बीए किया हूँ। तो क्योंकि हमने प्रैक्टिस अच्छी की, हमने चीज़ों को समझा। फिर चौथी चीज़ ये है कि जितना भी मेंस का सिलेबस है उसको करना है और साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें ये भी जानना है। मैंने क्या किया था, मैंने अपने मेंस के दौरान पैराग्राफ को अवॉइड किया था कि पैराग्राफ में ना लिखें। मैंने बुलेट पॉइंट और डायग्राम, मैंने 8 से 10 डायग्राम सीख लिए थे अपने मेंस के टाइम, और उसमें क्या करता था मैं, उन्हीं डायग्राम के माध्यम से मैं अपना मेंस लिखता था। आपको इंडिया मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो और यूपी का मैप हो, आपको 5 से 7 सेकंड में बनाना आना चाहिए। मैंने पेपर के दौरान कम से कम 500 मैप बनाए थे। ये तो रही मेरी तैयारी की बात। अब अगर मैं बात इंटरव्यू की करूँ, इंटरव्यू आपका चरित्र को दिखाता है। सबसे पहले तैयारी इंटरव्यू की होती है। अगर कोई मामला चल रहा है रिसेंट में, जैसे अभी दुर्भाग्य से एक मामला कोटा में हुआ, एक लड़की ने सुसाइड किया, तो आपको क्या करना है, वो पक्ष जानना है कि लड़की या लड़का या कोई छात्र जो नवयुवा है, टीनेजर है, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का कारण तो कोई होगा। आप कारण जानिए, और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक कर्तव्य है कि कारण केवल न जानें, आप समाज सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़रूरी है आपका। तो ये ना प्रशासनिक दृष्टि देता है आपको कि केवल एसडीएम बन के या यूपीएससी निकाल के आप कुछ नहीं हैं। अगर आप प्रशासन में अपना अच्छे से योगदान नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको एक अच्छा एसडीएम या अच्छा सिविल सेवक नहीं बनाएगी। तो मेरा यही मानना है कि जो इंटरव्यू की तैयारी होती है आपकी, कोशिश करिए ना आप कि हर घटना का अपना व्यू जनरेट करिए। उसका लेट गो ना करिए कि नहीं-नहीं ये मेरे संबंधित नहीं है। जो चीज़ आपके पेपर से रिलेटेड है, वो आपको करना ही करना है। तो ये हो गई तैयारी के दौरान बात। हाँ, ये रही कि आप मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। तो मैं देखो, मोटिवेशन मैं यही बोलूँगा कि खुद का मोटिवेशन आप बनाइए, दूसरों का मत बनाइए। अपने परिवार की स्थिति देखिए कि हमारी स्थिति क्या है। सबकी स्थिति वैसी ही होती है। हाँ, उस इंसान को मोटिवेशन गुरु मानिए जो आपकी कंडीशन से उठ के आया है। जैसे जो पुलिसकर्मी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक यही सलाह दूँगा कि मैं उसी फील्ड से उठ के आया हूँ, तो आप मुझसे सीख सकते हैं। और अगर आप मेरा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी मेहनत आप सीखिए। मैंने क्या किया वो दूसरी चीज़ है। जो मेहनत मैंने की पुलिस नौकरी में रहने के दौरान और कैसे मैं डिप्टी कलेक्टर बना, वो आप सीख लीजिए। बाकी सबकी कंडीशन, सबकी मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है, सबकी अलग-अलग होती है। तो वो कंपेयर आप कर भी नहीं सकते किसी का, क्योंकि एक सब्जेक्टिव मामला है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी आप सीख सकें मुझसे सीख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जब आप, वो ऐसी सिचुएशन आपके सामने होती है कि आपको लगता है कि अब छोड़ दें तैयारी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जुलाई 2022 में मेरे साथ 3-4 घटनाएँ ऐसी हुई, जिसमें मुझे लगा कि मैं अब डिप्रेशन में चला जाऊँगा, एंग्जायटी में चला जाऊँगा। उसका रीज़न ये था कि मेरे फैमिली में कुछ इश्यू बन गए और मेरी नौकरी के दौरान ही कुछ छुट्टियों का इश्यू बन गया था मेरे। उसके साथ कुछ व्यक्तिगत रिश्ते थे जिसमें खटास आ गई थी। तो वो चीज़ें ऐसी थी मेरी ज़िंदगी में कि लगा कि नहीं, अब कुछ भी ज़िंदगी में नहीं है। मैं आपको सही बता दूँ, मैंने 2 से 3 महीने मैंने काउंसलिंग ली है अपनी एंग्जायटी के लिए और डिप्रेशन के लिए। क्योंकि वो फ़ेज़ ऐसा था कि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ है नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हो नहीं रहा था, परिवार में स्थिति सही नहीं थी, तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन वही होता है ना कि जब गिरोगे आप तभी उठोगे, तो मेरे साथ यही था कि मैं गिरा, और ऐसा गिरा कि 2, 3, 4 महीने लग गए मुझे उठते हुए। लेकिन मैं उठा और उठ के फिर मैं सीधा आपके सामने डिप्टी कलेक्टर खड़ा हूँ। फिर बात ये रही ना कि एग्ज़ाम से पहले और रिज़ल्ट के बाद क्या स्थितियाँ होती हैं आपके साथ। तो मेरे साथ मैं आपको बता दूँ, मेरे फ़ेसबुक पे 400 फ्रेंड थे रिज़ल्ट आने से पहले, आज मेरे 3000 फ्रेंड हैं। तो ये होता है समाज का नज़रिया आपके प्रति कैसे बदलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप सही रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। अब बात ये रही कि एग्ज़ाम के दिन का क्या सिनेरियो था मेरा, मेरी स्थिति क्या थी। उस दिन मेरा ये था कि ना कुछ अंदर जा रहा था, ना कुछ बाहर आ रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है इतना ज़्यादा रिज़ल्ट वाले दिन का। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया 8/31 पे मेरा रिज़ल्ट आया 23 जनवरी को, तो मैं उस टाइम अपना रूम बंद करके, क्योंकि ठंडी का मौसम था, रज़ाई के अंदर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था यूपी पीसीएस की वेबसाइट को कि अब पीडीएफ आएगी, अब पीडीएफ आएगी, अब पीडीएफ आएगी। मेरे घर वालों ने क्या किया था, 4 दिन पहले ही गोले और वो कर लिए थे कि आज गोले दागने हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे पापा यही बोलते थे कि मेरे लड़के को केवल 50 लड़के पीछे कर पाएँगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लड़के पीछे कर पाएँगे। लेकिन मेरे अंदर डर ये था कि पापा, मम्मी और भाई-बहनों का इतना उत्साह है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या? तो ये चिंता जायज़ होती है, तो मैं यही भगवान से मना रहा था, भगवान नीचे से ही लिस्ट में शामिल कर दो, इस बार कर ज़रूर दो। फिर ये हुआ कि 10-15 मिनट पहले अंदर से लग जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो मुझे ये लगा, और एक न्यूज़ चली कि ये आई कि 20 टॉपर में 13 लड़के हैं।
तो मैंने कहा मैं लड़कों से आगे तो निकल जाऊँगा। तो एक वहाँ से उम्मीद आई कि इस बार सिलेक्शन अच्छे पद पे होगा। फिर मैंने अपना लिस्ट ऊपर से देखना स्टार्ट किया, 8:31 पे जब रिजल्ट आया, तो मेरा 20वें नंबर पे मेरी रैंक थी। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, क्योंकि मैं हरदोई में ज़िले में पोस्टिंग है, तो मैं रूम पे अकेले था अपने। मेरी ड्यूटी भी 10 बजे से थी उस दिन और रिजल्ट 8:31 पे आया। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा उस टाइम घर से बाहर थे, जहाँ हमारे जानवर बाँधे जाते हैं वहाँ चारा-वारा देने गए थे जानवरों को। तो मैंने फ़ोन किया कि पापा हो गया, तो मैंने कहा पापा एसडीएम पद पे हो गया, तो कहा ठीक है भैया ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया। मम्मी के पास तो मेरे जनरली फ़ोन रहता नहीं है, मेरे सिस्टर के पास फ़ोन था। तो मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन किया कि हो गया, फिर उन्होंने पूरे गाँव में ये चीज़ बताई। गाँव वाले बहुत खुश थे और एक उत्साह का माहौल था पूरे गाँव में। क्योंकि जो मेरा गाँव है 20 किलोमीटर के दायरे में आज तक कोई एसडीएम पद पे चयन उसका नहीं हुआ है। तो ये उनके लिए एक सौभाग्य के पल थे और मेरे लिए भी सौभाग्य के पल थे कि मैं उस योग्य बना कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को खुश कर पाया। तो ये चीज़ होती है कि आप जब सफल होते हैं, तो आपको सम्मान मिलने लगता है। तो आप कम से कम उस सम्मान को पाने के लिए आप मेहनत करिए और अगर आपकी सफलता से आपके पिता की इज़्ज़त बढ़ रही है, आपकी मम्मी को लोग पहचान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ऋण जो आप चुकता कर पाएँगे उनके लिए, वही है। तो मैं यही सबको बोलूँगा कि आपका जो मोटिवेशन है, अपने फैमिली से लीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। तो मैं जो स्टॉक को धन्यवाद दूँगा कि जिस मंच के सहारे मैंने अपने आदर्शों को सुना है, उस मंच पे मुझे आज बुलाया। तो थैंक यू जो स्टॉक और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।